Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about POPQ classification. POPQ classification जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है. कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि समझ में नहीं आती और क्योंकि हम करते नहीं हैं. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि टुडे आई कैन मेक इट ईजी फॉर यू. इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप यूट्रस की स्पोर्ट्स को रिवाइज़ कर लें ताकि हमें पता हो कि किस कंपार्टमेंट या सेगमेंट का डिफेक्ट है तो कौन सी स्पोर्ट जो है वो वीक हो रही है. यूट्रस की जो है दो स्पोर्ट्स होती हैं. फॉल्स मतलब वैसे ही फजूल सी स्पोर्ट्स, ट्रू मतलब एक्चुअल स्पोर्ट्स. लेकिन फॉल्स भी एटलीस्ट स्पोर्ट्स में तो आ रही है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो कर रही हैं. और वो ये है कि जो ब्रॉड लिगामेंट है वो यूट्रस को कैसे रखता है, एरेक्ट पोस्चर में यूट्रस को अपनी प्लेस में रख रहा होता है. और राउंड लिगामेंट जो है वो यूट्रस को एंटीवर्टेड रख रहा होता है. अब एंटीवर्टेड आपको याद होगा कि ये होता है सर्विक्स और विजाइना का रिलेशनशिप. ठीक है, आगे हम जाके देखेंगे कि एंटीवर्टेड क्या होता है. एंटीवर्टेड में लेट्स सपोज अगर यूट्रस है ये, ठीक है, और ये सर्विक्स है और ये विजाइना, ठीक है. तो ये जो सर्विक्स का और विजाइना का एंगल है, इसको मैं क्लियर करती हूँ जी. ये देखें, ये सर्विक्स है और ये विजाइना है. तो इसका जो एंगल है ना, इसको कहते हैं वर्जन. इस वर्जन की वजह से जो ये यूट्रस है वो बैकवर्ड नहीं जाती बल्कि टुवर्ड्स ब्लैडर होती है, अगर यहाँ ब्लैडर पड़ा हुआ है. ठीक है, तो इसकी वजह से यूट्रस बाहर नहीं निकलेगी. ये बाहर तभी निकलेगी जब इसका वर्जन लॉस हो जाएगा. और वर्जन लॉस होगा तो इसका मतलब है कि राउंड लिगामेंट ख़राब हो रहा है, मतलब फॉल्स स्पोर्ट का मसला हो रहा है. तो जब वर्जन लॉस होगा तो यूट्रस कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी. और अगर ये ऐसे हो जाएगी तो फिर ये इजीली जो है बाहर निकल जाएगी यहाँ से. ठीक है, तो इसका मतलब है अगर एंटीवर्टेड है तो ठीक है, लेकिन अगर रिट्रोवर्टेड होगी तो फिर देयर इज़ हायर चांसेस कि वो यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स्ड कर जाए. तो अगर राउंड लिगामेंट का कोई प्रॉब्लम हुआ और राउंड लिगामेंट ने यूट्रस को आगे की तरफ खींच के नहीं रखा तो वो पीछे चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी अलॉन्ग विद अदर वीकनेस, कि बाकी जो लिगामेंट्स हैं वो भी वीक हो रहे हैं. तो ये जो है राउंड लिगामेंट का रोल होता है. अच्छा, ट्रू लिगामेंट्स, ट्रू स्पोर्ट्स में जो है, तो ट्रू में हमारे पास मैकेनिकल स्पोर्ट्स हैं, मसल्स की स्पोर्ट्स हैं, फेशिया की स्पोर्ट्स हैं और लिगामेंट्स की स्पोर्ट्स हैं. ठीक है, तो मैकेनिकल स्पोर्ट्स में एक एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन का वर्ड आएगा. वो एक तो हमने वर्जन तो हमने पढ़ लिया, तो फ्लेक्शन क्या थी. फ्लेक्शन में जो था वो यूट्रस का और सर्विक्स का रिलेशनशिप था. ठीक है, आगे जाके देखेंगे. मसल्स कौन से हैं, वो हैं लिवर नाई. और फेशिया कौन से हैं, एंडोपेल्विक फेशिया. और लिगामेंट्स कौन से हैं, यूट्रोसैक्रल, कार्डिनल और कुछ और भी, प्यूबो सर्वाइकल, प्यूबो यूरेथ्रल लिगामेंट्स. ये हैं मेन स्पोर्ट्स. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेसिक स्पोर्ट या प्रिंसिपल स्पोर्ट क्या है, तो वो है यूट्रोसैक्रल या मैकेंडॉट या कार्डिनल लिगामेंट का कॉम्प्लेक्स. अगर इनको भी डिवाइड कर दें तो फिर कार्डिनल लिगामेंट, जिनको मैकेंडॉट कहते हैं, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कहते हैं, ये जो दो लिगामेंट हैं ये हैं मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स. यही वो लिगामेंट होते हैं जो कि चाइल्ड बेरिंग में वीक हो जाते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है, न्यूरोपैथी भी हो रही होती है, प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, लेकिन जो मैक्सिमम कबाड़ा जो होता है वो चाइल्ड बर्थ करती है. ठीक है, डिलीवरी. ये आपका MCQ भी है कि इफ़ यू आर गिवन वेरियस रिस्क फैक्टर्स की प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है, कफ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रीज़न है प्रोलैप्स की वो कौन सी होगी, वो फिर डिफ़िकल्ट लेबर होगी. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लेवल्स कर लेते हैं. लेवल 1 की स्पोर्ट क्या है, यूट्रोसैक्रल एंड सर्वाइकल, ये हम बात कर चुके हैं. अगर ये लेवल ख़राब हो गया ना तो फिर मिडिल कंपार्टमेंट या सर्विक्स या वॉल्ट अगर हिस्टेक्टमी हो चुकी है या यूट्रस, इसका प्रोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, ये अगेन MCQ है आप लोगों के लिए. एंडोपेल्विक फेशिया जो है वो रिलेटेड है सिस्टोसील और रेक्टोसील के लिए. सिस्टोसील एंडोपेल्विक फेशिया के साथ प्यूबो यूरेथ्रल और प्यूबो सर्वाइकल फेशिया भी का भी रोल है सिस्टोसील के लिए. ठीक है, और एंडोपेल्विक फेशिया का टुगेदर विद रेक्टोवेजाइनल फेशिया जो रोल है वो किसमें है, वो है रेक्टोसील में. ठीक है, पेरिनियल बॉडी और लिवर अगेन
लेवल 3 का डिफेक्ट है और ये रेक्टोसेल के साथ एसोसिएटेड है। तो ये शक्ल देखिए, काफ़ी लिगामेंट्स एक ही पिक्चर में आ गए हैं। तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, लेटरल सर्वाइकल या कार्डिनल लिगामेंट दिखाया गया है, ब्रॉड लिगामेंट को दिखाया गया है, और यही जो हैं बेसिक लिगामेंट्स हैं। इसमें से ब्रॉड लिगामेंट तो फॉल्स स्पोर्ट देगा, लेकिन जो लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट है और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, लेटरली ये लेटरल सर्वाइकल और जो पीछे की तरफ जा रहे हैं वो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ये दोनों मेन सपोर्ट होती हैं। अब समटाइम प्रॉब्लम ये होती है कि मेन सपोर्ट लिवर्टर एनाए हैं या लिगामेंट्स हैं। देखिए मेन सपोर्ट तो लिगामेंट्स ही होंगे ना, मसल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितने के लिगामेंट्स होते हैं, हार्ड भी होते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं यूट्रस को विद अ बोनी पार्ट सैक्रम के साथ। तो इसको देख लें एक दफ़ा। ये दिखाया गया है कि एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन क्या होती है। एंटी वर्जन में क्या होगा, सर्विक्स और ये है सर्विक्स, ठीक है, आगे इसकी यूट्रस बन गई है। तो ये विजाइना है, बी से सी से सर्विक्स, तो इसका जो एंगल है ये 90 का बनता है, और ये ही जो है यूट्रस को टिल्टेड टूवर्ड्स ब्लैडर रखता है, ठीक है, मतलब यूट्रस ऐसे है टूवर्ड्स ब्लैडर। तो ये एंटी वर्जन भी एक स्पोर्ट में शामिल है, मैकेनिकल स्पोर्ट में। और एंटी फ्लेक्शन क्या होती है, ये पूछ लेते हैं अक्सर एमसीक्यूज़ में भी और वाइवा में भी। तो एंटी फ्लेक्शन में यूट्रस का एंगल बनता है, ठीक है, विद सर्विक्स, ठीक है। वर्जन में विजाइना का और सर्विक्स का एंगल बन रहा था, और फ्लेक्शन में क्या बन रहा है, सर्विक्स का और ब्लैडर का बन रहा है। अगर ये ब्लैडर का लें, ठीक है, और ये सर्विक्स का लें, तो ये जो एंगल है ये बनता है 120 के करीब। तो इसको जो है एंटी फ्लेक्शन कहते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। एम क्या है पॉप क्यू का? पॉप क्यू का एम ये है कि इतनी ज़्यादा स्टेजिंग है, बीचम है, बेडन वॉकर है, शॉज है, जेफकॉट है, और लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो कि साइड स्पेसिफिक बता सके कि किस सेगमेंट का प्रोलैप्स और कितना है, क्वांटिफाई नहीं कर सकती जितना कि पॉप क्यू कर सकती है। इसलिए पॉप क्यू जो है वो एक ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगर थियोरेटिकल पार्ट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेडन हाफ वाकर भी ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, जैसे कि बीचम करती है, जेफकॉट करती है और शॉस करती है। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट सोसाइटी थी उसने इन वजूहात की वजह से पॉप क्यू को लेके आए हैं, जो कि अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, साइट स्पेसिफिक है, ऑब्जेक्टिव है और रिप्रोड्यूसिबल है। OSR से याद कर लें, ऑब्जेक्टिव, एस से साइट स्पेसिफिक और आर से रिप्रोड्यूसिबल। ये तीन जो हैं इसकी मेन क्वालिटीज़ हैं। पॉप क्यू के अंदर जो है, पॉप क्यू में एंटीरोसील, सिस्टोसील या सर्वाइकल या विजाइनल या यूट्राइन प्रोलैप्स का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, इसमें सेगमेंट का लफ्ज़ यूज़ होता है। मीन्स अगर उन्होंने बोलना होगा कि एंटेरोसील है या रेक्टोसील है तो वो बोलेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट प्रोलैप्स, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। इसी तरह अगर उन्होंने सिस्टोसील को बोलना है या यूरेथ्रोसील को बोलना है तो वो बोलेंगे इट इज़ एंटीरियर कंपार्टमेंट या एंटीरियर सेगमेंट प्रोलैप्स। पॉप क्यू में जो है 9 पॉइंट्स की ग्रिड होती है, ठीक है, और ये जो 9 पॉइंट्स हैं इन्हीं की वजह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज है, 1 है, 2 है, 3 है। पहले तो इन हम पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पॉइंट ए जो होता है ए, ठीक है, इसको हम यहाँ ड्रा भी कर लेते हैं। देखें अगर हम ऐसे ग्रिड बनाएं, लेट्स सपोज, तो ये जो ऊपर वाली है, ये वाली, ये सारी इंटीरियर कंपार्टमेंट के लिए, और ये नीचे वाली जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए। तो पी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। तो ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, और ये भी अगेन ए, बी और यहाँ आ गया डी। आप इसको ऐसे कर लें।
ऊपर वाली लाइनों में कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कोई भी रीडिंग माइनस से प्लस में होती है तो मतलब ये है कि एंटीरियर सेगमेंट का प्रोलैप्स है। अगर नीचे वाली पोस्टीरियर वेनल वाल में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये पी से आएगा। तो इसलिए ए पी बी पी और आगे ए और बी ए, ठीक है। अब जो ये ए है ये, ठीक है, ये इधर पड़ा हुआ है, ये रहा एंटीरियर सेगमेंट पे है, ठीक है, और इसकी वैल्यू -3 है अगर ये अपनी प्रॉपर पोजीशन में है, मतलब क्या प्रॉक्सिमल है हाइमन से, पीछे की तरफ है, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पीछे की तरफ। अगर बाहर निकल आएगा तो डिस्टल हो जाएगा, ठीक है। ए और बी ए दोनों ही होंगे एंटीरियर वेजाइनल वॉल पे, और दोनों में अगर प्रोलैप्स नहीं है पेशेंट को तो दोनों की रीडिंग भी एक ही है, -3 ही है। काउंट कैसे करना है ए को, ए को हम काउंट करेंगे हाइमन से टुवर्ड्स पीछे की तरफ प्रॉक्सिमल -3 सेंटीमीटर जो पॉइंट होगा उसे कहेंगे वो ए है, ठीक है। और जो बी ए है, अगर यूट्रस में कोई प्रोलैप्स नहीं है एंटीरियर सेगमेंट में तो वो भी -3 ही है, मतलब दोनों की रीडिंग एक ही है। लेकिन अगर प्रोलैप्स होगा बी ए का तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम +8 सेंटीमीटर तक हो सकता है जितनी की टोटल वजाइनल लेंथ होती है, ठीक है। अब ये फैक्ट्स हैं, इनको आप याद कर लें। ये देखें, ये पीछे वाले पॉइंट्स आ गए, ये दोनों पीछे पे हैं। मतलब अगर हम देखें कि ये इंटीरियर वाल है यूट्रस की, पोस्टीरियर वाल है, तो पोस्टीरियर वाल पे अगर ये हाइमन है लेट्स सपोज, तो ये सारी रीडिंग जो हाइमन में पीछे की तरफ हैं प्रॉक्सिमल हैं वो माइनस की हैं, जो यहाँ आएंगी वो प्लस की हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट है पोस्टीरियर पे ये है ए पी, और अगर ये अपनी जगह पे है हाइमन से -3 पीछे की तरफ है, फिक्स है, कोई रेक्टोसील नहीं है, तो ये इसकी रीडिंग -3 है। और इसी तरह जो बी पी है अगर वो भी प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी, उसकी रीडिंग भी -3 है। लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ, अगर वो प्रोट्रूड की तो कितनी कर सकती है, +8 या जितनी टोटल वेनल लेंथ होती है उतना ये आउट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट सी क्या होता है, पॉइंट सी होता है सर्विक्स का जो कफ है, ठीक है, ये वाला। और इससे पीछे जो है वो डी है पॉइंट, मतलब जो पाउच ऑफ डगलस में या पोस्टीरियर फॉर्निक्स का जो पॉइंट है, इनमें फ़र्क है क्योंकि सर्विक्स पहले आएगी, सी पहले आएगा, उसके पीछे पोस्टीरियर फॉर्निक्स आएगी। मतलब अगर इसकी रीडिंग 8 है तो इसकी रीडिंग 10 होनी चाहिए, ठीक है, -2 ये ज़्यादा होती है इससे। हिस्टेरेक्टमी करने के बाद डी की वैल्यू नहीं होती, सिर्फ जो वॉल्ट होती है वो सर्विक्स या सी को जाहिर करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको रजिस्टर कर लें। अगर किसी पेशेंट में सी पॉइंट या डी पॉइंट की गड़बड़ होगी ना तो वो मिडल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स होगा। सी पॉइंट की गड़बड़ से क्या मुराद है कि सर्वाइकल प्रोलैप्स है, और डी पॉइंट की गड़बड़ से क्या मुराद है, या दोनों की गड़बड़ से क्या मुराद है कि सर्वाइकल या यूट्राइन प्रोलैप्स है। तो पॉप क्यू में जो है दे विल नॉट से कि ये सर्वाइकल या सर्वाइको यूट्राइन प्रोलैप्स है, रादर इंस्टेड ऑफ दिस दे विल से कि ये मिडल कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है, ठीक है। ये पॉइंट डी आ गया, इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि ये डी जो है सी के बाद आएगा, ठीक है। सी जो है यूजुअली इलोंगेटेड सर्विक्स में ना डी से बड़ा होता है। अगर किसी की सर्विक्स इलोंगेटेड है तो ये सी जो है उसका बड़ा होगा। ये एमसीक्यू है, इसको याद कर लें। अच्छा, जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, इसको मैं जूम कर देती हूँ। अब ए क्या हो गया, इंटीरियर वेजाइनल वॉल 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द हाइमन, रेंज कितनी हो सकती है -3 से +3 तक, +4 नहीं हो सकती ए, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ए का मतलब क्या है, अगर अगर हम बीटेम में या किसी और क्लासिफिकेशन में देखें, अगर ए की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो ये इसका मतलब है कि पेशेंट को यूरिथ्रोसील है, ठीक है। अगर बी ए की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है पेशेंट को सिस्टोसील है।
अगर सी की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो पेशेंट को इलोंगेटेड सर्विक्स है। डी की रीडिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है, या सी दोनों की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है सर्वाइकल या यूट्राइन प्रोलैप्स है। अगर ए पी की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है पेशेंट को रेक्टोसील है, और अगर डी पी की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है पेशेंट को इंटेरोसील है, ठीक है। और इनकी रेंजेस भी देख लें आप। आगे चलते हैं। टोटल विजाइनल लेंथ आपने कैसे लेनी है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर किसी पेशेंट को पॉपक्यू में आपने क्वांटिफाई करना है तो सारी रीडिंग डॉर्सल पोजीशन में मैक्सिमम स्ट्रेनिंग पे लेनी है, सवाई टोटल विजाइनल लेंथ के। वो आपने प्रोलैप्स को रिड्यूस करके लेना है, जितना भी ये पॉपक्यू स्टिक अंदर जाती है डी के पॉइंट तक उतने मेजर कर लें। अब यहाँ जो अगर मैं जूम करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है। अच्छा, जेनिटल हाइटस कैसे मेजर करना है? जेनिटल हाइटस जो है आपने एक्सटर्नल यूरेथ्रोमीटर से शुरू किया है, ठीक है, और पोस्टीरियर फॉर्निशर तक ले आए हैं, और ये नॉर्मली -3 सेंटीमीटर तक होता है। इससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एबनॉर्मल हो गया है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जेनिटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी और टोटल जनरल लेंथ क्लासिफिकेशन का पार्ट, क्लासिफिकेशन में रोल अदा नहीं करती। इनको जाके हम आगे बात करेंगे। मतलब अगर जेनिटल हाइटस ज़्यादा है या कम है, पेरिनियल बॉडी कम है या ज़्यादा है, ठीक है, या टीवीएल है, तो ये जो एब्सोल्यूट रीडिंग्स हैं ये माइनस प्लस में नहीं होती। और जो क्लासिफिकेशन होगी फाइनली पॉप, क्योंकि उसमें भी इनका रोल नहीं है। वी डोंट क्वान्टिफाई क्लासिफिकेशन एट दीज पॉइंट्स। अच्छा, पेरिनियल बॉडी कैसे मेजर करनी है? पेरिनियल बॉडी हमने पोस्टीरियर फॉरशूट से लेके एनल ओरिफिस के मिडल तक करनी है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 4 सेंटीमीटर तक होती है। अगर इससे कम होगी तो मतलब पेरिनियल बॉडी कम है। पॉपक्यू में अगर पेरिनियल बॉडी कम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने रिपेयर करते हुए पेरिनियल बॉडी को भी रिपेयर करना है, ठीक है। पॉपक्यू में अगर टीवीएल कम आ रही है, टोटल जनरल लेंथ कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सर्जरी आपने ऐसे करनी है कि मज़ीद लेंथ कम ना हो। अगर पेशेंट में कंसर्न्स हैं डिस्प्रोनिया के, तो फिर उसमें जो आइडियल सर्जरी होगी वो कौन सी होगी? अगर हिस्टेक्टमी हो चुकी है तो सैक्रोकोल्पोपेक्सी, और अगर यूट्रोवेजाइनल वाल प्रोलैप्स है तो हिस्टेरोसैक्रोपेक्सी। ये दो सर्जरीज ऐसी हैं जिससे सर्वाइकल, जैसे जो लेंथ होती है वजाइना की वो ज़्यादा हो सकती है या एटलीस्ट कम नहीं होती। बाकी प्रोसीजर्स में लेंथ मज़ीद कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो पॉपक्यू से आप बहुत साइट स्पेसिफिक सर्जरीज कर सकते हो, मतलब जिस एरिया का प्रोलैप्स है उस एरिया को भी एड्रेस करते हो, ठीक है। इसके अलावा एडिशनली अगर कोई और पेरिनियल बॉडी की प्रॉब्लम है उसको भी रिपेयर करते हो। अगर टोटल जनरल लेंथ की प्रॉब्लम है तो चॉइस ऑफ सर्जरी में भी आपको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि बाकी टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो उसमें कोई हेल्प अदा नहीं करती। अच्छा, इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज़ करना है पॉपक्यू के लिए? एक तो स्टिक चाहिए, ये देखिए, एक ये आइसक्रीम स्टिक चाहिए या मेटल स्टिक ले लें, और मार्कर ले लें, और एक सेल्फ रिटेनिंग फोर्स स्पेकुलम, ये आपको चाहिए। साथ में ग्लव्स ले लें और कोई लुब्रिकेंट भी ले लें। अच्छा, द पॉइंट बिलो टू द हाइमन आर नोटेड यूजिंग एज ए पॉजिटिव नंबर एंड अबव आर प्रॉक्सिमल, वो नेगेटिव नंबर है। अब ये ग्रेड दोबारा देख लें, हमने शुरू में भी बना ली थी 9 पॉइंट्स ग्रेड्स, ठीक है। ये एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर एंटीरियर वाल का जो डिस्टल पार्ट है -3 से बाद का, सर्विक्स के लिए सी, जेनिटल हाइटस के लिए GH, बॉडी के लिए PB, और टोटल जनरल लेंथ के लिए TBL। ये तीनों जो हैं एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, ना माइनस में ना प्लस में, ठीक है। और पोस्टीरियर वाल के लिए AP, दूसरा पॉइंट BP, और पोस्टीरियर फॉर्निक्स के लिए D पॉइंट है।
अगर सी और डी की गड़बड़ होगी तो मिडिल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स है। एंटीरियर वाल की गड़बड़ हो रही है तो एंटीरियर सेगमेंट या सिस्टोसील या यूरेथ्रोसील हो रही है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजिंग प्रोलैप्स इज क्वांटिफाइड बाय स्टेजेस which are assigned according to the most severe portion of the prolapse when the maximum protrusion has been demonstrated। इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमने ग्रिड बनाई। लेट्स सपोज कि पेशेंट का जो मैक्सिमम नंबर आया है वो यहाँ आया है +7। इसका मतलब ये है कि जो BA है वो ही सबसे ज़्यादा बाहर आया हुआ है। तो ये वाला जो लीडिंग पार्ट ऑफ प्रोलैप्स है, जितना आगे ये जाएगा यही क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, इधर देख लें। अगर कोई प्रोलैप्स नहीं है तो पिंक में आ रहा है, स्टेज 0 है। ठीक है, अगर प्रोलैप्स जो है ये हाइमन है, ठीक है, और इससे 1 सेंटीमीटर से भी ऊपर है तो स्टेज 1 है। अगर हाइमन के 1 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे है तो स्टेज 2 है। ये अक्सर MCQ भी आ जाता है। ठीक है, और अगर +3 में आ रहा है तो स्टेज 3 है। अगर टोटल इवर्जन ऑफ वाल्स हो गई है तो +4 हो गया। इसको आगे देख लेते हैं। ये देखिए 0 स्टेज पे कुछ भी नहीं हुआ है। स्टेज 1 पे जो प्रोलैप्स है, जो भी लीडिंग पार्ट ऑफ प्रोलैप्स जो मैक्सिमम स्ट्रेनिंग पे सबसे आगे आ रहा है, अगर वो जो है 1 सेंटीमीटर से ऊपर है तो स्टेज 1 है। 1 सेंटीमीटर से ऊपर या नीचे है बट विदिन 1 सेंटीमीटर है तो स्टेज 2 है। ये वो है कि लीडिंग एज ऑफ प्रोलैप्स जो है वो या तो हाइमन से 1 सेंटीमीटर ऊपर है तब भी वो स्टेज 2 है, या 1 सेंटीमीटर नीचे है तब भी स्टेज 2 है। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से आगे से नीचे आ गया तो फिर स्टेज 3 है। ठीक है, और स्टेज 4 TVL-2, इसको हम आगे देखेंगे। इसको पढ़ लें एक दफ़ा, वही बातें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, एक केस है, इसको देखें ज़रा। इसमें जो है जो पॉइंट A है -3 है, जो पॉइंट BA है -3 है, C -8 है, मतलब सब चीज़ें नॉर्मल हैं। एंटीरियर सेगमेंट में कोई प्रोलैप्स नहीं है। इसी तरह जेनिटल हाइटस 2 सेंटीमीटर है, पेरिनियल बॉडी 3 सेंटीमीटर है, TBL 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये फाइंडिंग्स भी ठीक हैं। इसके अलावा जो पोस्टीरियर सेगमेंट का मेजरमेंट्स दी हुई हैं वो भी नॉर्मल हैं। तो उसका मतलब क्या है, ये स्टेज 0 है। ठीक है, केस 2 में देखें, पॉइंट जो AA है -1 हो गया, इसको -3 होना चाहिए था ना, तो ये -1 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लाइन से मेथड से करूं तो लेट्स सपोज ये सारे -1 -2 -3, ये +1 +2 +3 +4 5 ऐसे हैं, सारे प्लस में हैं। तो जो AA पॉइंट है उसको यहाँ होना चाहिए था बट ये इधर है। ठीक है, और जो BA पॉइंट है जिसको भी -3 पे होना चाहिए था, ये इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे आ गया। जेनिटल हाइटस भी ज़्यादा है, पेरिनियल बॉडी भी कम है, TBL ठीक है, AP में कोई प्रोलैप्स नहीं है। ठीक है, तो इसको हम वापस ले आते हैं। तो ये जो है सारा जो गड़बड़ हुई है वो सिस्टोसील बता रही है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, इसमें देखें जो पॉइंट, इसी को लाइन मेथड पे करते हैं। AA का जो पॉइंट है वो -2 पे आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ है। BA भी ठीक ही है, उसी लेवल पे है। CA -6 से थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब सर्विक्स जो है वो 1st डिग्री स्टेज पे आ गई है। ठीक है,
अच्छा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में मसला हो गया है, प्लस की रीडिंग्स आ रही हैं, यहाँ आ गया है AP, ये +2 है, लेट्स सपोज ये यहाँ आया होगा, और BP उससे भी आगे आ गया है, ये +5 पे आया होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ कोई प्रोलैप्स नहीं है, कोई प्रोलैप्स नहीं है, लेकिन प्रोलैप्स यहाँ आ गया है, ये देखें। और चूँकि ये जो पॉइंट BP +5 पे मैक्सिमम है, इसका मतलब एंटेरोसील है, और ये +5 पे आई हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेज 3 हो गया है इसका। ठीक है, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स बन गया है ये। मतलब ये वाली सारी रीडिंग्स ठीक है, मतलब कोई सिस्टोसील नहीं है, कोई यूरेथ्रोसील नहीं है, बट यहाँ आके क्या हो गया, ये बन गया है रेक्टोसील भी और एंटेरोसील भी। मिडिल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स कैसा होगा, इसको भी ड्रा कर लेते हैं। -3 +2, मतलब ये रीडिंग ख़राब हुई हुई है, और C मिडिल कंपार्टमेंट में आता है, मतलब ये सर्विक्स का या यूट्राइन का प्रोलैप्स है। जेनिटल हाइटिस भी ज़्यादा है, पेनल बॉडी भी कम है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्रोलैप्स को रिपेयर करेंगे तो पेनल बॉडी को भी रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सब कुछ ठीक है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बना, ये हो गया मिडिल कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स। ठीक है, आगे देखें वॉल प्रोलैप्स कैसा होगा। वॉल प्रोलैप्स में AA+3 BA+6, मतलब सिस्टोसील भी है, एथ्रोसील भी है, और C -2 पे आया हुआ है। ठीक है, D है, D इसका मतलब क्या है कि हिस्टेक्टमी हो चुकी है। तो ये क्या बना, ये वॉल्ड प्रोलैप्स है, क्योंकि C जो है वो कम हो गया है। ठीक है, और साथ में एंटीरियर कंपार्टमेंट भी ज़्यादा हुआ हुआ है, मतलब सिस्टोसील भी है और यूरेथ्रोसील भी है। ठीक है, तो इसमें भी हमने वॉल्ट को रिपेयर करना है, सैक्रोस्पाइनस करनी है या सैक्रोकॉल्पोपेक्सी करनी है, और साथ में पेरिनल बॉडी को भी रिपेयर करना है। टोटल वॉल्ट इवर्जन क्या होती है, इसमें सारी की सारी जो वॉल्स हैं बाहर आ गई हैं, इसको आप देख लें। ये देखें, जो AA पॉइंट है वो यहाँ आया हुआ है +3 पे, जो BA पॉइंट है वो +8 पे आया हुआ है। ठीक है, और जो AP पॉइंट है वो भी +3 पे आया हुआ है, और BP जो पॉइंट है वो +8 पे आया हुआ है। इनको कंबाइन किया तो ये देखें पूरा, क्योंकि पूरी यूट्रस जो है वो विद इट्स वॉल्स बाहर है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट वैजाइनल वॉल इवर्जन, टोटल वॉल्ट इवर्जन। वॉल्ट इसलिए कि क्योंकि D की कोई रीडिंग नहीं है, D की कोई रीडिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली इट्स मीन कि ये हिस्टेक्टमी के बाद वाली ग्रिड बनाई हुई है। अच्छा, पॉप क्यू में इतनी अच्छी बातें हैं तो इसमें कुछ बुरी बातें भी हैं। वो ये हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिमिटेड एबिलिटी है टू क्वांटिफाई द प्रोलैप्स इटसेल्फ, और इसमें जो है पॉइंट, हाइमन का जो पॉइंट है वो पैरस वोमन में फिक्स नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेज थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसी वजह से जो हाइमन होती है एंटीरियरली पैरस वोमन में नहीं होती, इसी वजह से हाइमन की जगह हमें एक्सटर्नल यूरेथ्रोमेट्रिस से मयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा ये क्या मेजर कर रहे हैं, ये जेनिटल हाइटिस को मेजर कर रहे हैं। ये देखें, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रा से लेके पोस्टीरियर फोर्शूट तक। ठीक है, उसकी नॉर्मल रीडिंग हमने कहा था कि 3 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। ये क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट BA को मेजर कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला एक्चुअली ये एक्सटर्नल यूरेथ्रोमेट्रिस से -3 तक तो सब चीज़ें फ़िक्स हैं, कोई यूरेथ्रोसील नहीं है, लेकिन उसके बाद ये सारी प्लस की फाइंडिंग्स आ रही हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली +4-5 निकलेगा। तो उसका मतलब क्या है कि BA पॉइंट +5 तक है, जिसका मतलब है कि ये सिस्टोसील है। इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स है, एंटीरियर कार्पोपेरिनियोरेफी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये क्या मेजर कर रहे हैं,
ये पाउच ऑफ डगलस या डी पॉइंट को मेजर कर रहे हैं। डी पॉइंट को मेजर करने के लिए ये वाला पॉइंट है और सेल्फ रिटर्निंग फोर्सेप लगाएं और पॉप की स्टिक से इसको मेजर कर लें। यूजुअली प्रोलैप्स में ये भी कम हुआ होता है। इसकी जो नॉर्मल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये था टोटल प्रोलैप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ लेते हैं कि पॉप क्यू को प्रैक्टिकली कैसे करना है। प्रैक्टिकली आपने ये ऐसी लाइनें बनानी है 9 पॉइंट्स के लिए और इन 9 पॉइंट्स की मेजरमेंट्स करनी है। अब आपने पेशेंट आ गया है और प्रोलैप्स है तो आपने उसको बोला कि एम्प्टी कर ले ब्लैडर और लेट जाए। लेटने के बाद आपने उसको कहना है कि अगर प्रोलैप्स बाहर है सारा का सारा तो जो बाहर वाली रीडिंग्स हैं वो ले लें। अगर प्रोलैप्स अभी अंदर ही है, ठीक है, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में आपके पास आया है या अभी पेशेंट ने एक्सर्ट नहीं किया, स्ट्रेन नहीं किया और प्रोलैप्स इनसाइड एंट्रोइटस या विजाइना है, तो आपने सबसे पहले जो मेजरमेंट लेनी है वो है टोटल विजाइनल लेंथ। ठीक है, ये ग्रेड बना लेती हूँ पहले। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स ग्रेड है, तो इसमें हमने मेजरमेंट्स लिखनी है। तो यहाँ हमें पता है कि बी सी और ये है जेनिटल हाइएटस, पेरिनियल बॉडी, टीवीएल और ये एंटीरियर की थी, अब ये पोस्टीरियर की रीडिंग्स आ गई। तो अब हमने ये रीडिंग्स अपनी डालनी है। ठीक है, अच्छा, तो पेशेंट को बोल दिया कि लेट जाए और आपने पॉप की स्टिक ली और जितनी भी लेंथ थी विजाइना की वो आपने लिख ली। लेट्स सपोज के ये आ गई 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख लें। इसके बाद आपने जेनिटल हाइएटस मेजर किया, लेट्स सपोज वो आ गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख लें। पेरिनियल बॉडी मेजर की वो 2 सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर लिख लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया, पेशेंट को कहा कि एक्सर्ट करिए जितना प्रोलैप्स बाहर निकलता है आ जाए। जब प्रोलैप्स बाहर निकल गया है तो जो भी एंटीरियर सेगमेंट पे या एंटीरियर कंपार्टमेंट पे था वो एरिया जहाँ आप सिस्टोसील देखते हो, तो एक्सटर्नल यूरेथ्रम मेरिटस से पीछे की तरफ -3 तक देखें कोई बल्ज है या नहीं। अगर कोई बल्ज नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन एट इट्स पोजीशन, तो ए को आपने -3 का दे देना नंबर। ठीक है, और सिमिलरली अगर बी ए पॉइंट जो उससे डिस्टल है, अगर उससे प्रॉक्सिमल है सॉरी, अगर वो भी अपनी जगह पे फिक्स है और कोई प्रोलैप्स नहीं है तो उसको भी -3 का नंबर दे दें। ठीक है, सी की रीडिंग यूजुअली सर्विक्स अगर वेल सपोर्टेड है तो वो 8 सेंटीमीटर का नंबर दे दें। ठीक है, -8। इसी तरह जो है अगर पोस्टीरियरली आपने देखना है, जो वही जगह जहाँ आप रेक्टोसील देखते हो जिसको हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहते हैं, तो उसमें अगर कोई प्रोलैप्स नहीं है तो क्या हो गया, उसका नंबर -3। बी पी की जो रीडिंग होगी वो भी -3 अगर वो अपनी जगह पे है, और डी की रीडिंग कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो अगर पेरिनियल बॉडी को मैं कहूँ कि ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो अब ये जो ग्रिड बनी है इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल पेशेंट की ग्रिड है, इसको कोई प्रोलैप्स नहीं है। इसको अगर हम करें लाइन मेथड के थ्रू इसी रीडिंग को हम उतारें तो ये देखें। ठीक है, ये सारी रीडिंग्स -1 -2 -3, ये सारी रीडिंग्स +1 +2 +3। ठीक है, तो हमारी पेशेंट को तो जो ए की फाइंडिंग थी वो भी -3 पे थी, बी की जो रीडिंग थी वो भी कहाँ थी, -3 पे है। ठीक है, सी भी अपनी जगह पे फिक्स है, बी भी अपनी जगह पे फिक्स है, तो ये सारा प्रोलैप्स कहाँ है, और जो ए पी था वो भी अपनी जगह पे फिक्स है और बी पी भी अपनी जगह पे फिक्स है, वो भी इसके साथ ही है, तो ये तो कोई प्रोलैप्स नहीं है ना, मतलब 0 स्टेजिंग है पॉप क्यू की। अच्छा, अब अगर कोई पेशेंट आती है, ये प्रोलैप्स वाली आई थी, उसको आपने देखा है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एम्प्टी कराया ब्लैडर, डॉर्सल उसको लिटा लिया पोजीशन में, डॉर्सल पोजीशन में ही सारी मेजरमेंट्स लेनी होती है। लेट्स सपोज
कि प्रोलैप्स अभी रिड्यूस्ड है, तो आपने TVL मेजर कर ली, ठीक है। टोटल वेनल लेंथ, टोटल वेनल लेंथ उसकी आ गई, यहाँ हम इनको पहले कर लें, ये G से जेनिटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी, और T से टोटल वेनल लेंथ, फिर ये A, B और D जो है वो हमारे पास हो गए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की लाइंस। तो यहाँ टोटल वेनल लेंथ आती है, तो उसकी अगर लेंथ कम हुई हुई है, लेस सपोर्ट्स 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आपने पेशेंट का एग्जर्ट करने के बाद आपने एंटीरियर कंपार्टमेंट देखा, और वो जो है ए पॉइंट जो है वो +3 हुआ है। ए पॉइंट +3 से ज़्यादा हो नहीं सकता, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद अगर कोई डिसेंट हुआ तो वो BP बन जाएगा, और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, BP का जो मेजरमेंट है वो उसकी रेंज जो है वो -3 से +8 तक है। मैक्सिमम सोच लें तो +8 हो गई। C सर्विक्स, अगर वो भी बाहर आई हुई है सारी, तो वो कितनी आ सकती है, सर्विक्स भी 8 सेंटीमीटर तक आ सकती है। जेनिटल हाइटस भी लेट्स सपोज 5 हुआ है। पेरिनियल बॉडी लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गई है। पोस्टीरियर में भी आप देखें रेक्टोसील है तो वो +3 का मतलब रेक्टोसील मौजूद है मैक्सिमम अपनी सेवेरिटी के साथ। BP से मुराद इंटेरोसील है, और ये कितना इसका मैक्सिमम हो सकता है, ये भी +8 तक हो सकती है, ठीक है। और D जो है वो भी जो है उसकी लेट्स सपोज अगर वो +7 है, तो ये वाली रीडिंग को अब हम अगर हम उतारें लाइन पे, तो कैसे बनेगा, ये लाइन है, दोबारा कर लेते हैं, लेट्स सपोज ठीक है, ये लाइन मेथड पे कर रहे हैं, और सारी लाइन रीडिंग जो है ये प्लस वाली आ रही है। तो +3 यहाँ पड़ा हुआ है, +8 यहाँ पड़ा हुआ है, +C भी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हैं, ये भी यहाँ पड़ा हुआ है, P भी यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये सारी तो बाहर निकली हुई है यूट्रस, मतलब मैक्सिमम एवर्जन हुई है, ठीक है। तो इन फाइंडिंग को हमने पेशेंट को देख के लिखना है, लिखने के बाद हम लाइन मेथड पर ड्रा कर लेंगे, तो वी कैन इजीली क्वान्टिफाई इट। अब आपने देखा कि ये जो जेनिटल हाइटस, पेरिनियल बॉडी, ये जो हैं इनके प्लस माइनस नंबर नहीं है, सॉरी TVL भी -5 नहीं होती, ठीक है, 5 होगी या 3 होगी, तो दे आर एब्सोल्यूट नंबर्स।